और इरविन 1931 में भारत से लौट जाता है। 1926 से 31 तक इरविन रहा, भारत से लौट गया। अब 26 में आया विलिंगडन। 26 में कौन आया? विलिंगडन आया। ठीक है, क्या आया? विलिंगडन आया। और विलिंगडन के समय क्या हुआ? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस भाग लिया था, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना भाग लिए थे, दलितों की ओर से अंबेडकर भाग लिए थे। गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय भी गए थे और सरोजिनी नायडू भी गए थे, लेकिन वो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे, अपने खर्चे पर गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया था। साथ ही साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड लेकर आया और इस कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात किया। कम्युनल अवार्ड, दलित हेतु पृथक निर्वाचक मंडल, दलित हेतु सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात किया था, क्योंकि सबसे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मुसलमानों के लागू किया गया था। उसके बाद आप गौर करोगे तब आपको पता चलेगा कि फिर 1919 के अधिनियम से सिख, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय, ईसाई, इन सब तक भी विस्तारित कर दिया गया था। और 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड लेकर आया, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की बात किया। और कहा जाता है कि इसका विरोध गांधी जी करने लगे, क्योंकि गांधी जी यरवड़ा जेल में उसमें बंद थे। वो आमरण अनशन पर बैठ गए। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अंबेडकर और गांधी जी की मुलाकात हुई। गांधी जी को अंबेडकर ने कहा कि प्रभु, जब भी हमारा बात आता है तभी आप आमरण अनशन काहे बैठ जाते हो? गांधी जी कहते हैं क्या करोगे अंबेडकर, मैं सबसे मजबूर हूं। अगर दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल बनेगा तो पूरा हिंदू समाज ही टूटकर बिखर जाएगा और यह भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। बाद में अंबेडकर को झुकना पड़ा और दोनों के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। गांधी जी की ओर से किसने साइन किया था? गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की ओर से हस्ताक्षर किया था। और इसमें देखने को मिलता है कि दलितों के लिए, दलितों हेतु आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन मंडल की बात किया गया कि तुमको अलग क्यों चाहिए, तुम आरक्षण ले लो, एक ही घर है, तुम अपना कमरा अलग ले लो। आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचक मंडल देखने को मिलता है। ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम देखने को मिलता है। क्या? ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम देखने को मिलता है, संयुक्त निर्वाचक मंडल देखने को मिलता है। 1935 में बर्मा भारत से अलग हो गया। 1935 के एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये सब लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में हुआ। विलिंगडन के बाद आप देखोगे, देखो इसी समय 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। बजाबते पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा और इसके सचिव बनाए गए एनजी रंगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव थे एनजी रंगा। तो ये भारतीय किसान सभा। फिर इसके बाद आता है 1936 में लॉर्ड लिनलिथ गो। लॉर्ड लिनलिथ गो के समय में ही भारत में सबसे पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए, क्योंकि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इस एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता लागू किया गया, प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया। और जब प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया तो 1937 में भारत में पहली बार प्रांत में चुनाव कराए गए। उसमें 11 ब्रिटिश प्रांत था, 11 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुआ, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाई। 5 प्रांतों में तो मद्रास, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में तो कांग्रेस ने तो बहुमत की सरकार बनाई। बंबई, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और आसाम में गठबंधन की सरकार बनाई। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी सरकार बनाया और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी ने और सिंध में मिलीजुली सरकार बनी थी। तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाया।
1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और लिनलिथ-गो ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। जब ये शामिल किया तो भारत के लोगों ने विरोध किया और इस विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जो 8 प्रांतों में सरकार बनाया था उन सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे देते हैं। यानी कांग्रेस की सरकार लगभग 28 महीने तक सरकार चली। यह 28 महीने की सरकार इस्तीफा दे देती है। उसी समय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ और त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया। इसके पहले 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था और सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे वो गांधी जी से अलग थे। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि देखो यार, अगर हमको विजेता बनना है तो किसी भी तरीके से विजेता बनेंगे, है ना, मतलब कोई भी तरीका अपनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि तरीका अपनाने का। समझ रहे बात को? कोई भी तरीका अपनाएंगे विजेता बनने के लिए। ये कौन कहा करते थे? ये कौन कहा करते थे? आप देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी का कहना था कि नहीं यार देखो, एक ही तरीका। दोनों में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा था। तो 1948 में अपने बातों को आगे बढ़ाया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो वो 1939 में भी बनना चाहते थे अध्यक्ष, ताकि अपने बात को और आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन गांधी जी ने उनके खिलाफ एक अपना प्रतिनिधि खड़ा कर दिया, पट्टाभी सीतारमैया को। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया हार गए, चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन कांग्रेस जो कार्यकारिणी की समितियों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी के साथ सब कोई थे। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे त्रिपुरी अधिवेशन में। तो ये त्रिपुरी संकट भी लॉर्ड लिनलिथ-गो के समय में ही आया था। 1939 में जब वो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन किया, जिसमें पृथक पाकिस्तान की मांग रखा, यानी 2 नेशन थ्योरी की बात किया। ये पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? ये जो पाकिस्तान शब्द है ये दिया है चौधरी रहमत अली ने, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था। हालांकि यहां पे 2 नेशन थ्योरी देता है किसने? जिन्ना ने, जिसमें भारत और पाकिस्तान की बात किया गया, मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान और बाकी भारत। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त करने के लिए युद्ध में अगस्त प्रस्ताव लेकर आया। और चूंकि ये लिनलिथ-गो लेकर आया था, इसीलिए इसे हम लिनलिथ-गो प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इस प्रस्ताव में क्या बात किया था? इस प्रस्ताव में कहा कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात किया था, डोमिनियन स्टेटस देने की बात किया था भारत को। और इसके अलावा आप देखोगे कि डोमिनियन स्टेटस के अलावा और क्या बात किया था, तो आप देखोगे एक और बात किया था कि भारतीयों के जो संविधान निर्माण की मांग थी उसकी स्वीकृति मिल गई थी। तो भारतीयों के संविधान मांग को कब स्वीकारा गया? अगस्त प्रस्ताव में। साथ ही साथ भारत को औपनिवेशिक स्वराज देने की बात किया गया था। तो कांग्रेस ने औपनिवेशिक स्वराज को मांग पर नहीं था, क्योंकि 1940 में कांग्रेस ने एक अधिवेशन करेगा, रामगढ़ अधिवेशन, जिसमें साफ शब्दों में आगे कहता है कि आजादी से कम से कुछ पर स्वीकार नहीं है। कांग्रेस इसको अस्वीकार कर देती है। और चूंकि इसमें मुस्लिम के पाकिस्तान की कहीं बात नहीं थी, तो मुस्लिम लीग ने भी अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसी समय जापान में भारतीय सेना का गठन किया जाता, राष्ट्रीय सेना का, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। फिर भारत में 1942 में, क्योंकि इसी बीच में आप ये भी देखोगे अगस्त प्रस्ताव जब विफल हुआ तो 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत जो किया था, अपने आवाज को बनाए रखना था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बनाए रखना था। ये बताना था कि देखो, हम मौन जरूर हैं, लेकिन हमारे मौन को हमारी कमजोरी मत समझो, हम तुम्हारा समर्थन करने वाले नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजी सरकार पर दबाव बन रहा था, बिल्कुल। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया था। क्रिप्स मिशन की जब बात करते हैं, तो जब चीन, रूस और अमेरिका का दबाव ब्रिटेन पर पड़ा तो उन्होंने क्रिप्स मिशन बनाया। और क्रिप्स मिशन देखो तो 1942 में, कब की बात है? 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसके अध्यक्ष थे स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे।
और स्टैफर्ड क्रिप्स की मैं बात करूं, ध्यान देना, स्टैफर्ड क्रिप्स की मैं बात करूं तो आपको यहां पे एक बात समझना है कि स्टैफर्ड क्रिप्स ने क्या किया। स्टैफर्ड क्रिप्स ने यहां पे एक बात कहा कि देख भैया, हम औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, और भारतीयों के लिए एक संविधान बनाया जाएगा जिसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के सभी मेंबर भारतीय होंगे। एक बात तो ठीक है, लेकिन दूसरा औपनिवेशिक स्वराज, तो इसको अस्वीकार कर दिया। और ये सब बातें आजादी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कह रहा था। तो गांधी जी ने इसको आउटडेटेड चेक कहा, उत्तर दिनांकी चेक कहा था। और नेहरू जी ने क्रिप्स मिशन को लड़खड़ाती हुई बैंक का उत्तर दिनांकी चेक कहा था कि जो बैंक खुद ही लड़खड़ा रही है वो हमें आजादी की बात करती है। और उन्होंने स्टैफर्ड क्रिप्स के बारे में कहा कि मेरे पुराने दोस्त शैतान का वकील बनकर आए हैं। तो क्रिप्स मिशन भी क्या हो गया, असफल हो गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं, यानी कि जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में सभा होता है जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद करते हैं। इसमें नेहरू जी अगस्त क्रांति के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्थन देते हैं। क्या करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल समर्थन देते हैं। गांधी जी 30 मिनट का भाषण देते हैं और एक नारा देते हैं, डू और डाई, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद करा लेंगे या तो इस प्रयास में अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, लेकिन भारत को गुलाम देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। गांधी जी ने इसको अंतिम संघर्ष के तौर पर देखा था। इसी समय 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा।